हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है समर्थ क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साइड में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिसमें आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। मैं आज आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और उससे जुड़े कुछ रिलेटिव टॉपिक्स। तो हम पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो हम देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ इज गिवन बाय जॉर्ज सिमन ओम्स। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम्स। ठीक। इन्होंने ये जो रिलेशन लॉ दिया था वो रिलेशन था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये करंट आई। अब देखते हैं कि उन्होंने लॉ क्या दिया था। उन्होंने लॉ ये दिया था, उनके लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि द फ्लोइंग करंट थ्रू अ कंडक्टर, जो भी करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या है उनका लॉ कि जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, उसके दोनों एंड्स के है किसी प्रोवाइडेड टेम्परेचर पे, जब जो फिजिकल कंडीशंस है वो सेम होती हैं, सेम रहे। मतलब जिस फिजिकल कंडीशन में फ्लो करना चालू हो रहा है उसी में फ्लो करना बंद हो, तो जो करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हो रहा है उसके एंड्स के क्रॉस, जब उसका जो टेम्परेचर है वो सेम हो और जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी सेम रहे जब। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगा। अभी इसको हम डीप में देखते हैं। तो हमने पिछले उसके स्टेटमेंट में देखा पिछले पेज पे कि जो करंट फ्लो कर रहा था किसी कंडक्टर के अक्रॉस वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके अक्रॉस एंड्स था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स था। तो वो ही यहाँ हमने लिखा है साइन में। ठीक। अब बात करते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या होगा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा आर। ठीक, ये ज्यादा मोटा हो गया कलर पेंसिल का, तो उसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आएगा आर। आर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जब हमने जो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिकली में कन्वर्ट किया, उसको मैथमेटिकली देखा, तो हमने पाया कि वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू वी। तो जो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू V था, तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, आप सभी को पता है। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया R और उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, जो रेजिस्टेंस है ये R वो इंडिपेंडेंट होता है करंट फ्लो किसी कंडक्टर में और उसके पोटेंशियल डिफरेंस में। मतलब जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मटेरियल का, वो हम निकालते हैं जब हम देखेंगे कि उसकी जो कंडीशंस है वो किस पे डिपेंडेंट है और किस पे नहीं, तो हम पाएंगे कि जो करंट है उसके वो इंडिपेंडेंट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके भी वो इंडिपेंडेंट है। मतलब करंट भले ही ज्यादा फ्लो हो चाहे कम फ्लो हो, वो रेजिस्टेंस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस भले ही ज्यादा हो भले ही कम हो, पर उससे उसको रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं वो डिपेंड किस पे करता है। तो वो डिपेंड करती है
डिपेंडेंट ऑफ नेचर मतलब जो मटेरियल है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। वो जो रेजिस्टेंस है वो किसी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। किसके? कंडक्टर के। हम कंडक्टर के जिस मटेरियल से बना है उसके नेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, कितनी लेंथ है उसकी वो उस पर डिपेंड करेगा, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा कि मतलब जो ए है एरिया ऑफ कंडक्टर वो कितना है। और सबसे बड़ी चीज टेम्परेचर पे, हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और कई चीज और अच्छा, जब हम ग्राफ निकालते हैं दोनों के बीच में तो वो ग्राफ स्ट्रेट आता है, वो ग्राफ स्ट्रेट आता है। क्यों? कौन दोनों के बीच में हम वो ग्राफ निकाला है? हमने ग्राफ निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट फ्लोइंग I के बीच में, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ग्राफ स्ट्रेट आएगा। ठीक, अब हम रेजिस्टेंस को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन जानते हैं। ठीक, तो अब जब हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है तो उसकी डेफिनेशन होती है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। A resistance of a conductor is property by virtue of which, जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, मतलब करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण करंट होता है। तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्जेस उसके अंदर से फ्लो होने में को अपोज करे। मतलब किसी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी के कारण वो अपोज हो, उनको रोका जाए, उन्हें आगे फ्लो करने में रोका जाए, उन्हें आगे फ्लो करने कम दिया जाए। मतलब किसी कंडक्टर में आया तो करंट ज्यादा पर फ्लो कम होने दिया जाए, उससे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब हम देखते हैं कि क्या है आगे। तो हम उसमें देखते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V को, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसको हम कांस्टेंट मान ले ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में हम V पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मान ले। यहाँ लिखा भी है V इज कांस्टेंट, आपको दिख रहा होगा, मैं हटा देता हूँ ये, V इज कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम V को रिमूव करेंगे तब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। 1/I मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसलिए जब हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं जो R है वो जब बढ़ेगा, जब I करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होने में कम होगा, और R जब कम होगा तो I बढ़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ लिया है कि वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मटेरियल अपने अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। अच्छा ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि जो R है वो किसके इक्वल है, तो R इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो R है वो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो के इक्वल होता है। हम देखते हैं आगे, ये लिखा है इस नेक्स्ट पेज पे लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो R है वो इक्वल है रेशियो के पोटेंशियल डिफरेंस और I, मतलब जो R है वो इक्वल है V/I के। फिर से लिखता हूं मैं, R इज इक्वल्स टू V
बाय आई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो आप ओम्स लॉ से भी देख सकते हैं। अब हम एसआई यूनिट देखते हैं क्या है। तो जो एसआई यूनिट है वो है रेजिस्टेंस की ओम। ओम हम बताते हैं, आप समझ ही गए होंगे कैसे। हमारी पुरानी आदत है, हम हमारे साइंटिस्ट को कभी भूलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम हमारे साइंटिस्ट को हमेशा याद रखें। तो जो जॉर्ज सिमन ओम था, उनके नाम से हमने रेजिस्टेंस की यूनिट ही दे दी ओम। उनकी की वजह से रेजिस्टेंस हमें डिफाइन हुआ था, इसलिए हम उनको याद रखना चाहते थे और उनको हम उस ओम को इस साइन से दर्शाते हैं। फिर से बनाता हूं मैं, उसको इस साइन से दर्शाते हैं। उसको आप छोटा बनाइएगा ऐसे, आपको दिख भी रहा होगा, ये बना दिख भी रहा होगा। ठीक, अब उसको हम देखते हैं कैसे। तो जो वन, हम उसको फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं कि 1 ओम इक्वल्स टू क्या होता है। तो जो 1, वो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, और एम्पियर यूनिट होती है करंट की। इसलिए हमने लिखा कि 1 ओम इजिकल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये 1 ओम इजिकल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि 1 ओम इजिकल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो 1 ओम किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओम को हम लिख देंगे वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए होंगे। ये उसकी एसआई यूनिट से रिलेटेड बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस को 1 ओम रेजिस्टेंस कब बोलेंगे। तो 1 एम्पियर करंट व्हेन फ्लोज इन अ कंडक्टर, जब 1 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, जब उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। मतलब जो 1 एम्पियर करंट है वो फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के एंड्स, कंडक्टर के एंड्स के बीच में जब 1 वोल्ट हो, तो हम उसमें कंडक्टर में बोलेंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई भी मटेरियल जिसमें कुछ भी रेजिस्टेंस हो, थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस हो, उसको हम रेजिस्टर बोल सकते हैं। भले ही वो अच्छा कंडक्टर हो, पर अगर उसमें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है, एनी मटेरियल दैट हैव सम रेजिस्टेंस, सम रेजिस्टेंस, मतलब किसी भी मटेरियल में अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस हो तो उसको हम रेजिस्टर बोलेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ मैसेज बंद कर देता हूँ, डाटा बंद कर देता हूँ मेरे फ़ोन का, जिससे आपको आवाज़ ना आए, उसकी मैसेज आ रहे हैं उसके। अब हम आगे देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो आर, वो किस पे डिपेंड करता है। जो आर है रेजिस्टेंस, वो सेम टेम्परेचर पे किस, जो फैक्टर्स है वो क्या अफेक्ट करते हैं उसको। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो एल मतलब कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर लेंथ बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस भी, और अगर हम किसी रेजिस्टेंस की लेंथ कम करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस भी कम होगा। किसी रेजिस्टर का अगर हम लेंथ कम करेंगे उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। किसी रेजिस्टर के अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो लेंथ भी कम होगी उसकी। और जब हम रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना होगा तो हम उसकी लेंथ बढ़ा देंगे। कुल मिला के बात ये है। अब उसके बाद हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जाते हैं कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसे डिपेंड करता है। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
इसको हम पहली इक्वेशन दे देते हैं, इसको हम दूसरी इक्वेशन दे देते हैं। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी अभी तक कि अभी तक मैंने क्या बोला। फिर से देखते हैं हम कि जो लेंथ है उसके इनवर्स लेंथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, और जब एरिया क्रॉस सेक्शनल कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो जब हम ये दोनों, अच्छा मटेरियल का नेचर है ये दोनों, तो जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम जो पहली इक्वेशन हमने ये ली थी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a को सेकेंड इक्वेशन ली थी अपन ने। हम जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल जब हम देखते हैं तो वो दोनों नेचर ऑफ मटेरियल में आते हैं, तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/a के। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/a के। मैं आपको यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। तो हम अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि ये L/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे अब। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे कांस्टेंट आता, आपको हमेशा पता है, तो वो कांस्टेंट आएगा रो, वो कांस्टेंट आएगा रो। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, R इज इक्वल्स टू रो L/a। मतलब जब ये हमने, हमारे पास पहले इक्वेशन थी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो R इज इक्वल्स टू आएगा। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन तो हट गया ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया जब तो कांस्टेंट आया, तो R इज इक्वल्स टू रो L/a। वही चीज यहां लिखी है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी, ये क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पर इस चैप्टर में है इसलिए मैं आपको आगे भी बता दे रहा हूँ। और ये जो रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जो रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया उसको ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब जो रो है वही रेजिस्टिविटी है, जो रो कांस्टेंट आया वो ही रेजिस्टिविटी है। अब ये रेजिस्टिविटी जो हमने नई टर्म इसमें देखी वो क्या है हम देखते हैं। हम रेजिस्टिविटी को कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, पर ये इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने से अच्छा है कि हम रेजिस्टिविटी याद रखें। तो जो रो है कांस्टेंट, जो रो आया उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और जो उसको हम कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। मतलब किसी कंडक्टर के मटेरियल का रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। आगे हम डेफिनेशन में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो भी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा था। ये मटेरियल की बात करते हैं हम रेजिस्टिविटी में, किसी कंडक्टर के मटेरियल में कितना रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो हम जब कंडक्टर उसकी डिपेंडेंस की बात करेंगे कि डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है किसी कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे, और ये डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशंस पे।
कौन सी फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, जैसे एंड प्रेशर। ये तो आर बन गया, प्रेशर का पी होना चाहिए था ना, ये प्रेशर। ठीक, आपको समझ में आ गई। आज मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा उस कैमरे की बदौलत। मैंने नया एक्सपेरिमेंट करा जिसमें आपको मेरे नोट्स भी अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने ये करा है। और वो डिपेंड नहीं करता है शेप और साइज पे, मतलब वो जो रेजिस्टिविटी है वो शेप पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, जो शेप है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। हम उसको ऐसे लिखते हैं कि शेप की स्पेलिंग गलत है, कई बार हो जाता है भूल चूक, सब माफ। मेरी, आपकी नहीं, आपके तो एग्जाम में भूल चूक माफ नहीं हो सकती। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। जो रेजिस्टिविटी है वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती, पर वो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करे तो हो सकता है कि रेजिस्टिविटी चेंज हो जाए किसी कंडक्टर की, हो सकता है प्रेशर चेंज करने पर उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाए। अब हम आगे देखते हैं, जब हम जो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A था, उसमें जब हम L को 1 यूनिट ले लें, जब हम L को 1 यूनिट ले लें और एरिया को भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी 1 यूनिट ले लें, ये कुछ अलग ही वैरायटी का बन गया था यहाँ, ए को भी 1 यूनिट ले लें, तो हम देखेंगे कि क्या देखेंगे हम कि जो R है वो रो के इक्वल हो गया, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो गया। हमने फॉर्मूला देखा था R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, मतलब R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया of cross section, length of the conductor and area of cross section of the conductor। तो जब हमने क्या करा कि जो L है उसको 1 ले लिया, 1 यूनिट, और जो एरिया है उसको भी हमने 1 यूनिट ले लिया, तो जो R है वो इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी आ जाएगा, R इक्वल्स टू रो आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वही चीज़ यहाँ लिखी है, वही चीज़ यहाँ लिखी है कि जब हम L को 1 ले रहे हैं, A को 1 ले रहे हैं, तो R इज इक्वल्स टू L आ जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है। अब हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन को समझेंगे क्या होती है। ठीक है, वैसे कई बार धीरे धीरे ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, हम रो को डिफाइन करते हैं कैसे, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ में। अब हम देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल, मतलब किसी कंडक्टर के मटेरियल का रेजिस्टेंस जो एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया
हो जिस कंडक्टर में, उसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी डिफाइन होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, मतलब किसी कंडक्टर के मटेरियल का रेजिस्टेंस जो कंडक्टर की एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी है हम उसको रो से दर्शाते हैं, जैसे एस बन गया, इसको हम रो से दर्शाते हैं। ठीक, अब हम नीचे जाते हैं तो हम एसआई यूनिट पे आते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है, आप सबको पता है कि R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए है। ठीक, तो हम रो इज इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हैं, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल हो जाएगा। मतलब रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ने डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर, वही चीज यहां लिखी है। क्या लिखा है, रो इज इक्वल्स टू आर, ये कलर आपको कुछ जमेगा नहीं क्योंकि कॉपी में भी वही है, इसको मैं हरा कर देता हूँ। आर इज इक्वल्स रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, ये कलर भी हमें नहीं जम रहा है तो हम इसको चेंज करते हैं। तो जो आर की यूनिट क्या है, ओम। ठीक, आर की यूनिट है ओम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की भी होती है मीटर। तो हम उसको यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की, उसकी यूनिट हो जाएगी, यहाँ लिखा है ओम इंटू मीटर स्क्वायर पर बाय मीटर। तो एक मीटर स्क्वायर ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो एक एक कट जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। तो उसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट पन्ने पे जाते हैं। अब हम थोड़े से लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं, इसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, बस फिर इस लेक्चर में इतना ही।